राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा रिकैप। विवेक जीविका को प्यार से निहारते हुए बोला, जीविका मेरी तरफ देखो। जीविका ने अपनी गुलाबी आंखों से एक नज़र विवेक की तरफ देखा। विवेक उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। जीविका विवेक की तरफ शिकायत लहजे में बोली, बताइए आपने ऐसे क्यों किया। अब आगे विवेक अपनी आंखों से देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज क्यों नहीं करने चाहिए थे। जीविका के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह बस अपनी निगाहें झुकाकर खड़ी थी। विवेक उसके गाल पर प्यार से सहलाते हुए बोला, स्वीटहार्ट तुम्हारी सारी चीज़ों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विवेक के जवाब पर जीविका उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, वो अब तो ठीक है, सब तो ठीक है, पर मुझे ये सोचकर ही बहुत शर्म आ रही है कि आपने मुझे देखा। जीविका ने सीधे सीधे कह दिया। जीविका की इस बात पर विवेक को उसे छेड़ने का मौका मिल गया। वह उसकी तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते बोला, बेबी कभी ना कभी तो तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के। उसने इतना कहा ही था कि जीविका ने उससे पहले विवेक का मुंह बंद कर दिया। जीविका उसे अपने बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, छी आप कितने बेशर्म हो गए, कोई ऐसी बात करता है क्या। पर विवेक तो आज जीविका को परेशान करने के ही मूड में था। वैसे भी जीविका कल के अटैक की वजह से काफ़ी डरी हुई थी और विवेक उसका ध्यान उस पर से हटाना चाहता था। उसे अच्छा मौका विवेक को नहीं मिल रहा था। इससे अच्छा मौका अचानक से विवेक ने अपनी जीभ निकालकर जीविका की हथेली पर लिख कर ली। जीविका झट से उसके हाथ उसके मुंह पर से हटा देती है और विवेक की तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, विवेक आपने मुझे चाटा क्यों। ये बोलते हुए वह विवेक को ऐसे घूर रही थी जैसे कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। विवेक के जीविका की इन हरकतों पर बहुत हंसी आ रही थी। वह जीविका की कमर से पकड़कर उसे खुद को चिपका लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, क्या तुम्हें मेरा यूं चाटना पसंद नहीं आया। जीविका को विवेक की बातें काफ़ी अजीब लग रही थी। वह उसे अभी भी घूरे जा रही थी। जीविका विवेक की तरफ घूरते हुए बोली, विवेक आप ना दो ना दिन दिनों दिन आप ना दिनों दिन और छिछोरे होते जा रहे हैं। आपकी ये हरकतें मेरी बर्दाश्त से तो बाहर जा रही हैं। आपकी इस बात पर विवेक अपनी नोज जीविका की नोज से रब करते हुए बोला, जैसा भी हूँ पर अब तुम्हारा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे झेलना ही होगा मेरी जान। ये बोलते हुए विवेक की आंखों में शरारत साफ साफ झलक रही थी। जीविका विवेक की तरफ देखकर बोली, आपके कहने का मतलब क्या है। विवेक जीविका की कमर पर सहलाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे कहने का क्या मतलब है। विवेक ने काफ़ी मदहोशी से कहा। विवेक की डिज़ायर भरी निगाहों से जीविका का गला सूखने लगा। वह विवेक की इन निगाहों को खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह विवेक को धक्का देकर कमरे से दूर भाग जाना चाहती थी, पर विवेक की मजबूत बाहें उसे ऐसा करने से रोक रही थी। विवेक ने अपना एक हाथ जीविका की शर्ट के अंदर डाला दिया और उसकी कमर को सहलाने लगा। उसकी इस हरकत से जीविका सिहरने लगी और वह खुद में सिमटने लगी। तभी अचानक विवेक के हाथ उसकी चोट पर चले गए। कल रात जीविका को कार में इधर उधर होते वक्त कमर पर चोट लग गई थी। जीविका ने उस तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया था। विवेक के वहाँ पर छूते ही जीविका को एक आह निकल गई। उसके माथे पर दर्द की एक हल्की लकीर खिंच गई। ये देखकर विवेक को उसकी फिक्र होने लगी। वह जीविका की तरफ देखते बोला, क्या हुआ जीविका, तुम ठीक तो हो ना। जीविका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर विवेक जानता था कि जीविका उससे कुछ छिपा रही है। विवेक का ध्यान अभी भी जीविका की कमर पर था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक मिनट मुझे जरा देखने दो। जीविका ने विवेक को रोकने की लाख कोशिश की, पर वह नहीं माना। उसने जीविका का ट्राउज़र से शर्ट ऊपर कर दी और उसकी कमर पर ध्यान से देखने लगा। जीविका की पतली कमर, खूबसूरत कमर इस वक्त विवेक के सामने थी, पर इस वक्त विवेक की निगाह जीविका के चोट पर थी। विवेक ने नोटिस किया कि जीविका की कमर पर वो वाला पार्ट पूरी तरह लाल हो चुका है और कुछ खरोंचें भी थी जिनमें हल्का सूजन भी आ गई थी। जीविका की इस लापरवाही पर विवेक को उस पर गुस्सा आ रहा था। वह जीविका से बिगड़ते हुए बोला, इसके बारे में तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। विवेक की इस बात पर जीविका बोली,
वो मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। सच कहूँ तो मुझे खुद इसके बारे में पता नहीं था। विवेक जीविका के बेड पर ड्रॉर में से स्प्रे निकालकर उसकी कमर पर स्प्रे कर देता है, जिससे जीविका को काफ़ी राहत महसूस होने लगी। विवेक जीविका की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोला, अपना ख्याल रखा करो, समझी? तुम जानती हो ना, तुम्हारी एक खरोंच भी मुझे कितनी तकलीफ दे जाती है। विवेक ने यह काफ़ी सीरियस होकर कहा तो जीविका ने बस आहिस्ते से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वह जानती थी कि विवेक को खुद से भी ज़्यादा उसकी फिक्र रहती है। जीविका धीरे से बोली, विवेक सच कहूँ तो कल के अटैक को लेकर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं ये सोच कर ही कांपने लग जाती हूँ कि अगर जीजू के बॉडीगार्ड्स वक्त पर पहुँचे नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये बोलते हुए काफ़ी टेंशन लग रही थी। विवेक उसे सीने से लगाते बोला, शांत हो जाओ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैंने उस वक्त अपने दुश्मनों को हल्के में लेने का भूल कर दी। बस ये उसी का खामियाजा था। मेरे किसी दुश्मन ने इसकी बखूबी बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। विवेक समझता था कि अगर वह इस टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल में गया तो उसकी मासूम सी जीविका बहुत डर सकती थी। इसलिए उसने जीविका की तरफ देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी उस गुनहगार का पता लगाकर उसे उसके किए की सज़ा दूंगा। जीविका विवेक की तरफ देखकर बोली, क्या आप जानते हैं कि वो कौन था? जीविका के इस सवाल पर विवेक सामने की तरफ देखने लगा। उसके जहन में अब एक चेहरा तैरने लगा। ये सोचकर उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भींच जाती हैं, हाथों और माथे की नसें उभर जाती हैं। इसी से उसके गुस्से और नफरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। पर विवेक अभी जीविका को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। इसलिए वह उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द उसे पकड़कर उसके किए की सज़ा दूंगा। ये बोलते हुए विवेक की आंखों में एक अलग सा गुस्सा और नफरत साफ साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ कॉलेज में नताशा क्लासरूम में बैठकर कुछ सोचने में लगी हुई थी। वह पिछले कुछ दिनों से हुए सेमिनार के बारे में सोच रही थी, जिसमें बिजनेस टाइकून नैतिक राजवंश का बेटा वैदिक राजवंश आया हुआ था। पता नहीं क्यों, पर नताशा चाहकर भी वैदिक राजवंश और उसके बाप के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। नताशा यह याद करने की कोशिश कर रही थी कि इससे पहले उसने उसे कहाँ देखा था। वह अपने पूरे दिमाग को लगा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान भंग करके युवान आ टपकता है। नताशा याद करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर युवान आकर नताशा को जोर से भावुक करता है। उसकी इस बच्चों जैसी हरकत से नताशा एकदम से चिढ़ जाती है और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है। नताशा को बिना डरे अपनी तरफ यूं देखता देख युवान बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे तो लगा था कि मेरी इस हरकत से तुम डर के मारे उछलने कूदने लग जाओगी और तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत हंसी आएगी। युवान ने यह बड़ी ही मासूमियत से कहा था, जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपनी प्यारी सी टीचर को कोई आइडिया शेयर कर रहा हो। नताशा युवान को घूरते हुए बोली, हो गया तुम्हारा? आप तुम्हारी बच्चों जैसी हरकतें करना हो गया हो तो जाओ यहाँ से और मुझे चुपचाप फोकस करने दो। ये बोलकर नताशा फिर से कंसंट्रेट करने लगी, पर युवान वहाँ से नहीं गया और नताशा के बगल में बैठते उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम मुझे बताओगी नहीं? नताशा उसके चिढ़ते मन में बोली, ओ गॉड, ये लड़का, इसके सवाल और इसकी बातें कभी खत्म नहीं होती। सच में पूरी दुनिया में ये इकलौता पीस है। पता नहीं इसके घर वाले से कैसे झेलते होंगे। फिर युवान के हैंडसम चेहरे को ध्यान में नोटिस करते हुए अपने मन में बोली, पर फतूनी होने के साथ साथ बहुत क्यूट भी है ये लड़का। बेशक मुझे अपने सवालों और बातों से बहुत तंग करता है, पर फिर भी ही इज़ नाइस। नताशा को अपनी तरफ यूं देखता देख युवान बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? माना कि मैं बहुत ही क्यूट और हैंडसम हूँ, पर तुम मुझे इस तरह खुलेआम तो नहीं देख सकती ना। सच सच बताओ, कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही? युवान की बातें सुनकर नताशा अपने माथे को रब करते हुए बोली, ओ गॉड, ये लड़का। फिर युवान फिर युवान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम दुनिया के इकलौते पीस हो। तुम्हारा जैसा लड़का मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। बेचारा युवान नताशा के इस टॉन्ट को अपनी तारीफ समझ बैठा
और खुद पर प्राउड होते बोला, आई नो, मैं सबसे अलग और अनोखा हूँ। लोग यूं ही मुझे पसंद नहीं करते। नताशा धीरे से बोली, रियली? लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं? मैं उन लोगों का नाम जानना चाहती हूँ। नताशा को खुद से फुसफुसा देख युवान बोला, देखो, तुम्हें यूं फुसफुसा कर मेरी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी कहना चाहती हो मुझे कह सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नताशा बोली, क्या तुम मेहरबानी करके यहाँ से जाओगे? युवान ना में सिर हिलाते बोला, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तुम क्या सोच रही थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नताशा समझ गई थी कि युवान बहुत ज़िद्दी है, इसलिए उसने दोबारा कुछ नहीं कहा और वैदिक राजवंश इस नाम को याद करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद कैंटीन में नताशा कैंटीन में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर युविका आ गई। पिछले कुछ महीनों से युविका और नताशा की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। युविका नताशा के बगल वाली चेयर पर बैठते बोली, हे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? नताशा बोली, कुछ नहीं यार, वो बस मेरी क्लास का एक लड़का है। नताशा ने इतना कहा ही था कि युविका उसे चिढ़ाते बोली, ओह, एक लड़का? युविका को इस तरह से चिढ़ाते देख नताशा उसके सिर पर हल्का सा चपत लगाते हुए, पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। युविका अपने सिर को सहलाते बोले, हाँ बोल। नताशा बोली, एक नंबर का नमूना और एंटीक पीस है। उसकी बातें सुनेगी ना तो लगेगा कि वह इस ग्रह का प्राणी तो किसी भी एंगल से नहीं है। क्लास में हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है और अपनी बिना सिर पैर की बातों से पकाता रहता है। नताशा की बातें सुनकर युविका स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसकी बातें उसे बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। पर युविका को ये नहीं पता था कि उसकी दोस्त नताशा ये सब उसके भाई युवान के लिए कह रही है। वहीं नताशा को भी इस बात पर कोई आइडिया नहीं था कि युविका युवान की बहन है। उसने अभी भी युविका को सरनेम पर गौर नहीं दिया था। युविका नताशा की तरफ देखते हुए बोली, कहीं उस लड़के को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया ना? जैसे ही युविका ने ये कहा, नताशा अजीब सी शक्लें बनाने लगी। वह युविका की तरफ देखते बोली, तुम कुछ शुभ नहीं बोल सकती हो क्या? और ये गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके जैसा सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़का भी आज तक नहीं देखा है। हर वक्त बस अपनी तारीफ करता रहता है। पता है आज उसने मुझसे क्या कहा? युविका बहुत ही क्यूरियस होकर नताशा की बातें सुन रही थी। वह उसकी तरफ देखते बोली, हाँ बोलो, ऐसा क्या कहा उसने? नताशा अपनी और युवान के बीच आज की हुई कन्वर्सेशन बता देती है। पूरी बात सुनकर युविका की हंसी छूट जाती है, क्योंकि नताशा ने ये बात बहुत ही फनी तरीके से कही थी। लास्ट में युविका उसे टीस करते बोली, देखो, कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़के को झेलते झेलते तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए। ये बोलकर वह हंसने लगी। वहीं नताशा उसे छोटी आंखों से घूरते बोली, जस्ट शट अप। तुम्हें उस सबके अलावा कोई दूसरी बात करनी भी आती है? प्यार और उस लड़के से कभी नहीं। नमूना ही होगा जो उस जैसे नमूने को झेल सकती हो। नताशा और युविका दोनों ही इस बात पर हंसने लगे। युविका नताशा की तरफ देखते हुए बोली, ओह गॉड, मैं ये तो भूल ही गई थी, आज फ्रेंडशिप डे है। युविका को आसपास लड़के और लड़कियों के हाथों में फ्रेंडशिप बैंड देखकर याद आया कि आज फ्रेंडशिप डे है। युविका ने नताशा को हक कर लिया और उसे फ्रेंडशिप डे विश कर दी। नताशा युविका की तरफ देखकर बोली, थैंक गॉड उस नमूने को इस बारे में खबर नहीं है, वरना अपना फ्रेंडशिप का प्रपोजल लेकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता अब तक। युविका उसकी तरफ देखकर बोली, नताशा, तुम्हें नहीं लगता तुम उस लड़के के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो? युविका की इस बात पर नताशा बोली, वो भूलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। 100 लोगों की भीड़ में भी तुम उसे आराम से पहचान सकती हो। दूसरी तरफ राजवंश ग्रुप ऑफ कंपनीज। नैतिक राजवंश अपने ऑफिस में केबिन में था। उस वक्त वह काफ़ी गुस्से में था। वे फ़ोन पर किसी से बात करने में अपना गुस्सा निकाल रहा था। वे किसी पर चिल्लाते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय? वो फिर से बच निकला। मैंने तुम्हें लाख बार समझाया कि इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। क्या मैंने तुम्हें इस बात के लिए पे किया था कि तुम मुझसे कह सके? इस बार भी हम फेल हो गए। याद रखो, नैतिक राजवंश ने एक बार जो कह दिया वो करके ही दम लेता है। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लॉस होने वाला है।
ये बोलकर मिस्टर राजवंश गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वे अपनी आगे उगलती आंखों के सामने की तरफ देखकर बोले, इस बार भी वो यक्षित राय सिंघानिया बच निकला। वैदिक राजवंश, जो कि अपने डैड की तरफ ही देख रहा था, वह बोला, डैड, मैंने तो आपसे पहले ही समझाया था, आप यक्षित राय सिंघानिया जैसे पावरफुल इंसान से पंगा मत लो। आप जानते हैं ना, उसे हराना अब अपना आसमान उसे अब इतना हराना आसान बिल्कुल भी नहीं है। वैदिक अपने डैड को सच्चाई से रूबरू कराते हुए बोला, डैड, मत भूलिए कि यक्षित राय सिंघानिया ने आधा मार्केट कैप्चर कर रखा है। पैसे और पावर के मामले में उसे हराना अब नामुमकिन सा हो गया है। उसने दुश्मनी लेने से हम लॉस में ही जाएंगे। मेरी माने तो आप उसे दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा लेते। अपने बेटे के इस सजेशन पर मिस्टर राजवंश अपनी कोल्ड टोन में बोले, तुम मेरे बेटे हो या यक्षित राय सिंघानिया के कोई डाइट हार्ट फैन सिंघानिया के डाइंग हार्ट फैन। और यक्षित राय सिंघानिया के साथ मिलना बहुत दूर की बात है और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड होगा। इस पर वैदिक बोला, डैडी, जहाँ तक मुझे पता है आपकी दुश्मनी यक्षित राय सिंघानिया से नहीं बल्कि उसके डैड अनिल राय सिंघानिया से है। और आपकी दुश्मनी की वजह से क्या है ये मैं नहीं जानता, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इन सब में आप मिस्टर सिंघानिया के बेटे को बीच में क्यों ला रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि उससे जीत पाना लगभग नामुमकिन है। वैदिक की इस बात पर मिस्टर राजवंश बोले, बेटा, तुम ये सब नहीं समझोगे, पर यह बात याद रखो, जितना नफरत मैं अनिल राय सिंघानिया से करता हूँ ना, उतनी ही उसकी पूरी फैमिली से भी। मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई मुझसे आगे बढ़ जाए। और यक्षित राय सिंघानिया ने तो गुस्ताखी की है, इसलिए उसे तो मैं अपने रास्ते से हटाकर ही रहूँगा। वैदिक जानता था कि उसके डैड बेहद ही ज़िद्दी इंसान है। एक बार किसी के पीछे पड़ जाए वह उसे आसानी से छोड़ते ही नहीं है। पर वैदिक ये भी जानता था कि अगर उसके डैड ने यक्षित राय सिंघानिया को टकराने की गलती से भी कर ली तो उसकी बहुत भारी कीमत उन्हें और उनकी कंपनी को चुकानी पड़ेगी। बिजनेस और अंडरवर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो यक्षित राय सिंघानिया के पावर्स को अनजान हो। ऐसा बहुत कम लोग थे जो यक्षित से दुश्मनी मोल लेने के बारे में सोचते थे, क्योंकि उसके अंजाम के बारे में वो पहले ही से जानते थे और किसी को भी अपना लॉस करवाने का कोई शौक नहीं था। वे जानते थे किसी भी आज तक ये नाकाम कोशिश करने की गुस्ताखी की थी वो बर्बाद हो गया और दोबारा अपना बिजनेस खड़ा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। मिस्टर राजवंश ने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपने कैबिन के सोफे पर बैठकर वे युवान के कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे थे। सामने उसका छोटा वैदिक राजवंश खड़ा था सामने उसका बेटा वैदिक राजवंश खड़ा था। मिस्टर राजवंश लगभग आधे घंटे से उसे चेक कर रहे थे। वह अपने डैड की तरफ देखकर बोला, डैड, प्लीज़, क्या आप मुझे बताएंगे इतनी देर से आप किसे देखकर कोशिश कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे में आप कम से कम 10 बार वीडियो रिवाइंड कर चुके हैं। मिस्टर राजवंश लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोले, वैदिक बेटा, समझ लो कि इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वे फुटेज को एक बार पॉज करते हुए एक तस्वीर जो कि एक लड़की की थी उसे देखकर जूम करते हैं। वैदिक भी ये सब देख रहा था। वो कंफ्यूज में अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, डैड, यक्षित राय सिंघानिया के भाई बहनों के भाई के बेस्ट फ्रेंड शौर्य सिंह ओबरॉय को तो मैं जानता हूँ, पर अब ये दूसरी लड़की कौन है। लैपटॉप स्क्रीन पर उस लड़की की तस्वीर को देखकर वैदिक काफ़ी कंफ्यूज था। वह अपने डैड के नेचर को अच्छी तरह से वाकिफ था कि वो एक नंबर के अय्याश और लड़कीबाज टाइप के आदमी हैं। उनका वैदिक से जितना बड़ा बेटा होने के बावजूद आए दिन कई नई लड़कियां उसके बिस्तर पर होती थी, पर वैदिक इतना भी समझदार था कि यहाँ पर कुछ और ही मामला है। मिस्टर राजवंश वैदिक की तरफ देखते हुए बोले, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी की अभी। वैदिक अपने डैड की इच्छा अच्छी तरह से जानता था। अगर वो उस लड़की के बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब यही था कि ज़रूर उस लड़की को
उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है और लैपटॉप स्क्रीन पर ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नताशा थी। वैदिक ने नताशा की फ़ोटो क्लिक करके उसकी तस्वीर अपने असिस्टेंट को भेजी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें नताशा की खबर मिल गई। नैतिक राजवंश उस तस्वीर की तरफ ध्यान से देखते हुए बोला, क्या इस लड़की का नाम नताशा मेहरा है? वैदिक को काफ़ी हैरानी से हो रही थी ये देखकर कि उसके डैड इस लड़की का नाम कैसे जानते हैं। हालांकि उसने अभी तक नताशा की फाइल को खोल कर नहीं देखा था। वैदिक मिस्टर राजवंश की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, डैड, आप इस लड़की का नाम कैसे जानते हैं? कहीं आपके इसके साथ कुछ गलत? वो यह इतना बोल ही रहा था कि मिस्टर राजवंश उसे डांटते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम अपने बाप की इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हो? ध्यान से देखो, इस लड़की की उम्र तुमसे भी कम होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारी उम्र की छोटी लड़की के साथ ऐसी वैसी हरकतें करेगा? वैदिक को अब अपने कहने का पछतावा हो रहा था। वह अपने डैड को सॉरी कहकर और पूछता है, बताइए आप क्या कह रहे हैं इस लड़की के बारे में? मिस्टर राजवंश लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोले, क्या इस लड़की का नाम नताशा मेहरा है? हाँ नहीं डैड, इस लड़की का नाम नताशा देवान है। मिस्टर राजवंश को वो फाइल अपने हाथ में ले ली और उसे देखने लगे। उन्होंने नताशा की फ़ोटो को ध्यान से देखा और खुद से ही अपने मन में बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कुछ सोचने लगे। वैदिक अपने डैड की फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उस नताशा देवान का उसके डैड के साथ क्या कनेक्शन है। सिंघानिया एम्पायर्स, यक्षित का केबिन। यक्षित अपनी डेस्क में लैपटॉप के सामने बैठा था और कुछ रीड कर रहा था। विवेक जो कि क्लास विंडो के पास खड़ा होकर बाहर आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचने में लगा था। फ्लैशबैक। विवेक अपने असिस्टेंट रवि के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने हुए होटल बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी कार खराब हो गई। वह कार से उतर गया। रवि भी उसके साथ ही था। दूसरी कार आने में करीब 10 मिनट का वक्त लगने वाला था। विवेक की कार जहाँ पर खराब हुई थी वहाँ पास में एक बार था। विवेक अपनी कार को वेट कर रहा था। तभी अचानक बार में एक लड़की भागती हुई बाहर आई। वह विवेक के पास आ गई। वैसे तो विवेक के आसपास उसके बॉडीगार्ड्स थे, पर फिर भी वो लड़की विवेक के पास आ गई। जब बॉडीगार्ड्स ने उस लड़की को अपने बॉस से करीब जाते देखा तो वैसे विवेक से दूर करने लगे। उस लड़की ने विवेक के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, सर प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं इनफैक्ट हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उस लड़की के चेहरे पे एक हेल्पलेसनेस साफ साफ झलक रही थी। विवेक ने अपने बॉडीगार्ड्स को लड़की से दूर जाने को कहा। विवेक उस लड़की की तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, बोलो क्या हेल्प चाहिए तुम्हें और तुम किस प्रॉब्लम में हो? उस लड़की ने विवेक को सामने की तरफ इशारा किया जहाँ पर 4-5 आदमी उस लड़की को ढूंढ रहे थे। वो लड़की विवेक की तरफ देखकर बोली, सर मेरा नाम प्रीति है। ये किसी प्रतीक बजाज के आदमी हैं और मेरे साथ साथ क्लब में आई कुछ लड़कियों को इंडिया से बाहर ले जाकर उन्हें बेचना चाहते हैं, पर प्लीज़ हमें बचा लीजिए। उस लड़की की बात सुनकर विवेक की भौहें तन गई। उसने प्रतीक बजाज के बारे में सुन तो रखा था, पर फिर भी कंफर्म करने के लिए उस अपने असिस्टेंट रवि की तरफ देखकर बोला, पता करो अंदर क्या चल रहा है। रवि यस बॉस कर अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर की तरफ चला गया। प्रतीक बजाज शहर के मेयर प्रत्युष बजाज का बेटा था। वह एक नंबर का बिगड़ा हुआ और ऐश्वर्य किंग्स का लड़का था। कहने को तो वह अपना फैमिली बिजनेस बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी संभालता था, पर इसकी आड़ में अपने कई काले धंधे भी चला कर रखते थे, जिसमें लड़कियों को ट्रैफिकिंग, बार में नशीली दवाइयों का धंधा चलाना, ड्रग डीलिंग, ये सब भी शामिल था। वह इन सबको इतने स्मार्ट तरीके से करता था कि किसी को भी कानों कान खबर नहीं होती थी। उसके खिलाफ कई सबूत भी नहीं थे, इसलिए वह आज तक कानून के नज़र में आया ही नहीं। उसके डैड भी प्रतीक बजाज का सपोर्ट करते थे। प्रतीक बजाज ज़्यादातर ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को टारगेट करता था जिसका दुनिया में कोई ना हो या जिसे अपनी फैमिली से कोई मतलब ना हो।
क्योंकि अगर ऐसी लड़कियां गायब भी हो गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आज भी वह अपनी काली करतूत को अंजाम दे रहा था। वह इन लड़कियों को इंडिया से बाहर ले जाकर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के नर्क में धकेलना चाहता था। थोड़ी ही देर में रवि और विवेक के बॉडीगार्ड्स बाहर से बाहर आए और रवि विवेक के पास आकर बोला, बॉस ये लड़की सही कह रही है। अंदर प्रतीक बजाज के आदमी कुछ लड़कियों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं और वे इस लड़की को भी पागलों की तरह खोज रहे हैं। विवेक अपनी कोल्ड टोन में बोला, मेक श्योर कि वो अपने इस काम में सक्सेसफुल ना हो पाए। रवि अपने बॉस का ऑर्डर समझ गया। तभी प्रतीक बजाज और उसके आदमी उन लड़कियों को लेकर बाहर आ गए थे। उन पर इससे पहले कि वे यहाँ से बाहर जा पाते, विवेक, रवि और उनके बॉडीगार्ड उनका रास्ता रोक लेते हैं। किसी को अपना रास्ता रोकते देख प्रतीक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही उसकी निगाहें प्रीति पर भी जाती हैं। वह समझ जाता है कि जरूर उस लड़की ने उस आदमी की मदद के लिए कहा होगा। प्रतीक विवेक की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ और इन लड़कियों को मेरे हवाले इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। विवेक बोला, ये तो नहीं हो सकता, पर अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इन लड़कियों को छोड़ दो और इन्हें वापस जाने दो। विवेक के यह बहुत ही कोल्ड टोन में कहा था। विवेक की बातें सुनकर प्रतीक पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे कि विवेक ने कोई जोक मारा हो। प्रतीक विवेक की तरफ घूरते हुए बोला, शायद तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, विवेक सिंह ओबरॉय। बेहतर यही होगा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं हो सकता है कि कल को तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम्हारे बिजनेस पर भारी पड़ जाए। प्रतीक बजाज को ये बातें सुनकर विवेक के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वे प्रतीक की तरफ अपनी सर्द निगाहों में देखते बोला, तुम जैसे घटिया इंसानों को जानने को हमारे पास वक्त भी नहीं है। इंसानों को जानने का मेरे पास वक्त भी नहीं है। प्रतीक बजाज, चुपचाप इन लड़कियों को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रतीक ने चैलेंजिंग टोन में कहा, ठीक है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इन्हें छुड़ा कर ले जा सकते हो। विवेक ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया। प्रतीक के आदमी और विवेक के बॉडीगार्ड आपस में भिड़ गए। विवेक ने भी प्रतीक को अटैक कर दिया। दोनों भूखे शेरों की तरह आपस में भिड़ गए। विवेक को भी इस फाइट में चोटें आई थी, पर प्रतीक का हाल काफ़ी बुरा हो गया था। विवेक अपने होठों के खून को साफ करते बोला, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, मुझसे पंगा लेने का अंजाम ठीक नहीं होगा। विवेक अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते बोला, इन लड़कियों के उनके घर पर सुरक्षित पहुंचा दो और इनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। उन सभी लड़कियों ने उसे थैंक यू कहा। विवेक प्रतीक को वार्निंग लुक देते हुए वहाँ से निकल गया। विवेक के जाने के बाद प्रतीक गुस्से से बौखला उठा, क्योंकि पहली बार कोई उसके रास्ते में आया था और उसे धूल भी चटाया था। ये बर्दाश्त कर पाना प्रतीक के लिए काफ़ी मुश्किल था। विवेक का ये वार सीधे उसके ईगो पर लगी थी, इसलिए वह गुस्से से तिलमिला रहा था। वह गुस्से में चीखते हुए बोला, विवेक सिंह ओबरॉय, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। इतना बदला इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। तुमने मेरे गुरूर को चोट पहुँचाया है। अगर मैंने तुम्हारे गुरूर को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी प्रतीक बजाज नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में विवेक के लिए नफरत और बदला साफ साफ नजर आने लगा। फ्लैशबैक एंड्स। यक्षित विवेक के कंधे पर हाथ रखता है तो विवेक अपने ख्यालों से बाहर आता है। दरअसल यक्षित को अपने बॉडीगार्ड से पिछली रात विवेक और जीविका के ऊपर हुए अटैक के बारे में पता चल चुका था। इसी के बारे में बात करने के लिए उसने विवेक को अपने ऑफिस बुलाया था। यक्षित अपनी कोल्ड टोन में बोला, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है कल के हमले के पीछे? विवेक ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा और सामने की तरफ अपनी सर्द निगाह में देखते हुए बोला, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे डाउट है इन समय उसी का हाथ हो सकता है। विवेक प्रतीक बजाज के बारे में यक्षित को सब कुछ बता देता है। विवेक की बातें सुनकर यक्षित की मुट्ठियाँ भी भिज जाती हैं। विवेक अपनी खतरनाक टोन में बोला, अगर मेरी जीविका को कल कुछ हो जाता ना तो मैं प्रतीक बजाज की कल की रात आखिरी होती। ये बोलते हुए विवेक की आंखें गुस्से से जल रही थी। वह अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन पर जीविका को एक खरोंच भी आ जाए
ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। यक्षित विवेक की तरफ देखते हुए बोला, तुम उसे उसके लिए की सज़ा ज़रूर दो, पर अब अपनी और जीविका की सेफ्टी का भी ध्यान रखना। उसकी कल की हरकत से तो यही लग रहा है कि वह तुम पर नाराज़ नज़र रखे हुए है। विवेक ने यक्षित की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि यक्षित का कहना बिल्कुल सही था। ऋतिक बजाज को ये खबर तो मिल ही चुकी थी कि वह अपनी पार्टनर के साथ डेट पर जाने वाला है, और उसने उस मौके का पूरा फायदा भी उठाया। विवेक कुछ सोच ही रहा था, तभी यक्षित विवेक के कंधे पे हाथ रखते बोला, जीविका ख्याल रखो, कल के हमले के बाद वह काफ़ी डरी हुई होगी। उसके माइंड में उस अटैक को निकालने की कोशिश करो, उसे इन सब की आदत नहीं होगी। विवेक यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो, जीविका कल से काफ़ी डरी हुई है, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। यक्षित विवेक की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे यही उम्मीद है। तभी विवेक बोला, बट ऑल थैंक्स टू यू यार, अगर तेरे बॉडीगार्ड वक्त पर नहीं आते तो जीविका के साथ मुझे उस सिचुएशन को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। अनय सच कहता है, हम तीनों बेशक बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और तू हम दोनों के बड़े भाई जैसा भी है। विवेक की बात सुनकर यक्षित के फेस पर एक हल्की स्माइल आ गई। वह विवेक की तरफ देखकर बोला, दोस्त भी बोलता है और थैंक यू भी। विवेक को सोच कर बोला, दोस्त से याद आया, आज दोस्ती का दिन मेरे भाई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू। यह बोलकर वह यक्षित को हक कर लेता है। यक्षित भी उसे स्माइल करते हुए हक कर लेता है। तभी दोनों को ही अपने ऊपर किसी की तपती हुई निगाहें फील होती हैं। दोनों उस तरफ देखते हैं तो ये अनय था, जो अपने हाथ बांधकर दोनों को शिद्दत से घूर रहा था। विवेक और यक्षित दोनों एक दूसरे को देखकर अपने अपने कंधे उचका देते हैं, और अनय दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों हमेशा की तरह मुझे भूल जाओ। इस पर विवेक बोला, अरे अब इसमें हमारी क्या गलती है, यहाँ पर नहीं था ना, तो चल अब आ ही गया तो तू भी गले लग कर यार। तभी यक्षित के कैबिन के दरवाजे से 3 खूबसूरत लड़कियाँ अंदर एंटर होती हैं, और उनके साथ एक प्यारी सी बेबी भी थी। ये वन्या, दृष्टि और जीविका थी। साथ में नन्ही ईशानी भी अपनी मम्मा की गोद में थी और अपनी टिमटिमाती आंखों से सबको देख रही थी। यक्षित, अनय और विवेक तीनों गले मिलते हैं, और तीनों की दोस्ती की इस खूबसूरत बॉन्ड को देखकर वन्या, दृष्टि और जीविका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, और तीनों मन ही मन भगवान से प्रे करते हैं कि उनकी ये दोस्ती हमेशा इसी तरह बनी रहे और उन्हें किसी की भी नज़र न लगे। नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने मुंह में उंगली डालते हुए अपने डैड को, अंकल्स को देख रही थी। विवेक वन्या, दृष्टि और जीविका की तरफ देखते बोला, अरे भाभी, आप सब यहाँ? विवेक के इस सवाल पर वन्या ने टीज करते हुए बोली, क्यों, फ्रेंडशिप डे क्या आप लोग ही बना सकते हैं? इस पर विवेक बोला, अरे नहीं भाभी। विवेक उसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वन्या बोली, मैं बस मजाक करी थी, हम सब जानते थे कि आज के दिन आप तीनों मिलने ही वाले हो, तो क्यों ना मैं भी अपनी बहन से मिल लूँ। नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से विवेक की तरफ देख रही थी। वन्या ने अपनी नन्ही परी को आज ब्लू कलर का नेट का बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनाया हुआ था, जिसमें वह बिल्कुल आसमान से उतरी नन्ही सी परी लग रही थी। साथ में उसने मैचिंग शूज़ भी पहनाए हुए थे। विवेक नन्ही ईशानी से सोई में मुलायम रुई आएगा। विवेक नन्ही ईशानी के रुई से मुलायम गालों को पिंच करके बोला, अच्छा किया भाभी, इसी बहाने मुझे आपकी इस नन्ही परी से अपनी गोद में लेने का मौका भी मिल जाएगा। ये बोलकर वह नन्ही ईशानी को बड़ी हिफाजत के साथ अपनी गोद में ले लेता है और उसके गालों को प्यार से चूम लेता है। नन्ही ईशानी अपने विवेक चाचू के गालों को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छूने लगती है। तभी नन्ही ईशानी की निगाहें अपने डैड पर गई। वह खुशी के मारे अपने हाथ पांव मारने लगी और अपनी टूटी फूटी बच्चों वाली आवाज़ में डैडी डैडी बोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही यक्षित का ध्यान अपनी नन्ही परी पर गया, वह एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वह अपनी लिटिल प्रिंसेस के पास गया। नन्ही ईशानी ने अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए और अपनी तोतली आवाज़ में कहा, डैडी। नन्ही ईशानी का इतना कहना था
कि यक्षित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज पहली बार उसकी प्रिंसेस ने अपनी टूटी फूटी स्वीट सी आवाज़ में कुछ बोला था, और वो भी अपना पहला शब्द उसने डैडी कहा था। यक्षित इस वक्त कैसा महसूस कर रहा था, ये शब्दों में कोई नहीं कह सकता था। यक्षित ने नन्ही ईशानी को अपनी गोद में ले लिया और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा, जिससे वो नन्ही सी बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस नन्ही सी परी को खिलखिलाहट भरी हंसी की गूंज पूरे कैबिन में गूंजने लगी। दोनों बाप बेटी की ऐसी बॉन्डिंग देखकर सबके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। अनय दृष्टि के कंधे पर अपना चिन टिकाकर यक्षित और बेबी प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोली, वाइफी सॉरी अनय बोला, वाइफी प्लीज़ मुझे भी ऐसी नन्ही सी परी चाहिए। प्लीज़ तुम मेरी ये विश पूरी करो, फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। अनय की बातें सुनकर दृष्टि वन्या की तरफ देखने लगी। वन्या ने हाँ में पलकें झपकाकर उसे ऑप्टिमिस्टिक रहने का इशारा किया। दृष्टि उसका इशारा समझ गई और अनय के फिर सिर पर अपने हाथ फेरने लगी। यक्षित अपनी लिटिल प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोला, बेबी एक बार फिर से डैडी कहो। नन्ही ईशानी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए बोली, डैडी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, देखा प्रिंसेस, इसने अभी अभी मुझे डैडी कहा। यक्षित की खुशी देखकर वन्या स्माइल करते बोली, हाँ, सिर हिला दे और बोली, हाँ यक्षित, अब आपकी लिटिल प्रिंसेस आपको डैडी बोलने लगी है। वहीं जीविका भी अपनी स्माइल भरी आंखों से यक्षित और वन्या की तरफ देख रही थी। दोनों की खुशियाँ देखकर उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वहीं विवेक जीविका को नन्ही ईशानी की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करता है, जिसका मतलब समझकर जीविका शर्म से गुलाबी होने लगती है और अपनी निगाहें इधर उधर करने लगी। जीविका को इस तरह से ब्लश करता देख विवेक के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और थोड़ी देर तक साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद अनय और दृष्टि वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में दृष्टि को फील होता है कि ये रास्ता उसके ऑफिस या मैंशन को तरफ ना जाकर कहीं दूसरी तरफ जा रहा है। दृष्टि अनय को टोकते हुए बोलती है, अनय ये हम कहाँ जा रहे हैं? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले कर जा रहा हूँ। पर इस वक्त दृष्टि को शॉपिंग करने का बिल्कुल मूड नहीं था और उसे शॉपिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। वह अनय की तरफ देखते हुए बोली, पर इसमें लास्ट मंथ ही तो मैंने शॉपिंग की थी। दृष्टि का ऐसा रिएक्शन देखकर अनय बोला, यार कैसी वाइफ हो तुम? जनरली बीवियाँ शॉपिंग के नाम पर खुश हो जाती हैं और एक तुम हो जिसे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस पर दृष्टि बोली, अनय मुझे फिजूल खर्ची में कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। और वैसे भी मुझे तो ये याद भी नहीं कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे पास सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। अनय बोला, वाइफी कहाँ पर लिखा है कि जब ज़रूरत हो तभी शॉपिंग करनी आती है? आज तुम और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। दृष्टि हार कर बोली, ओके बाबा, इस मामले में मेरी कभी चली है भला? ये भूलकर वह अनय को घूर कर देखती है, क्योंकि दृष्टि सही तो कह रही थी। भले ही उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हो, पर फिर भी अनय उसे शॉपिंग पर ले जाया करता था। दृष्टि को बाकी लड़कियों की तरह शॉपिंग करना पसंद नहीं था और वह कभी कभी वन्या के साथ कहीं बाहर घूमने चली जाती थी। यही उसके लिए काफ़ी होता था। थोड़ी ही देर में उसकी कार शहर के सबसे लग्जरियस और शानदार मॉल के सामने आकर रुकी। ये शहर की सबसे एक्सपेंसिव मॉल था और उसके इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट भी काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव लग रहे थे। आते वक्त रास्ते में दृष्टि ने अनय से मूवी की डिमांड की थी। अनय ने भी दृष्टि की इस डिमांड को पूरा करते हुए पूरे हॉल को बुक कर लिया था। अनय की कार वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क हो चुकी थी। वह दृष्टि का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर की तरफ जाने लगा। साथ में उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। यक्षित ने उसे और विवेक को स्ट्रिक्टली ये समझाया था कि वे किसी भी कीमत पर अपनी सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि विवेक के ऊपर अटैक के बारे में अनय और यक्षित दोनों को ही पता था। अनय भी बिल्कुल विवेक की तरह था। वह खुद पर कितनी भी बार चोट बर्दाश्त कर सकता था, पर दृष्टि की एक खरोंच भी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसकी एक
आहा अनय को कमज़ोर बना देती थी। थोड़ी देर में थोड़ी देर में वे मूवी हॉल में थे। अनय ने उसे सीट चूज करने का कहा तो दृष्टि ने बीचों बीच वाली कंफर्टेबल लंबी सीट चूज की, जिस पर आराम से लेटकर भी वो मूवी देखी जा सकती थी। काफ़ी देर बाद भी जब वहाँ पर लोग नजर नहीं आए तो दृष्टि अनय की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, अनय, क्या आज हम दोनों ये मूवी देखने वाले हैं? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वाइफी, आज यहाँ पर और कोई नहीं आने वाला है। दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखते हुए बोली, पर ऐसा क्यों अनय? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि मैंने सारी सीट्स पहले ही बुक करवा दी थी वाइफी, ताकि हमें मूवी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दृष्टि को काफ़ी हैरानी हो रही थी, पर वह जानती थी कि अनय ऐसा कुछ कर सकता है। आज पहली बार वह अनय के साथ मूवी डेट पर आई थी। वह अपनी सीट पर आराम से लेट गई और अनय के सीने पे अपना सिर टिकाकर मूवी का मज़ा लेने लगी। अनय को मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने बस दृष्टि की ही खुशी के लिए मूवी को कहा था। 3 घंटे के बाद मूवी खत्म हुई, जिसे दृष्टि ने काफ़ी एंजॉय किया था। इस तरह से वीआईपीज़ की तरह उसने पहली बार मूवी एंजॉय की थी। मूवी हॉल से बाहर निकलने के बाद अनय ने उसे रेस्टोरेंट्स की तरफ ले गया और उसे लगा कि दृष्टि को भूख भी तो लगी होगी। वह दृष्टि को लेकर रेस्टोरेंट से प्राइवेट एरिया जो कि उसके लिए पहले ही बुक था, वहाँ उसमें आ गया। अनय ने दृष्टि के फेवरेट फूड्स ऑर्डर किए। दोनों अपना अपना मील एंजॉय करने लगे। फिर लंच के बाद अनय दृष्टि को लिए शॉपिंग करने लगा। दृष्टि को तो शॉपिंग की बिल्कुल भी मूड नहीं था, वह तो बस अनय के शॉपिंग करते हुए देख रही थी। अनय की शॉपिंग टेक्निक्स देखकर दृष्टि की तो आंखें ही बाहर हो जाने के लिए होने लगी। दृष्टि का हैरान होना जायज़ था, क्योंकि उसे जो जो चीज़ें पसंद आ रही थी वह उन्हें उठा जा रहा था। और दृष्टि अपने मन में बोली, ओह गॉड, अब ये क्या कर रहे हैं? दृष्टि उसे रोकते बोली, अनय बस कर कीजिए, आपने मेरे लिए ऑलरेडी ढेर सारी शॉपिंग कर ली है, अब क्या पूरे मॉल को ही खरीद लेंगे? कुछ बाकियों के लिए भी तो छोड़ दीजिए। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा खरीदा भी नहीं है। अनय की बातें सुनकर दृष्टि को चक्कर से आने लगे। तभी अनय का ध्यान क्लॉथ सेक्शन की तरफ गया। वह दृष्टि का हाथ पकड़कर उस तरफ जाने लगा। तभी अनय की निगाहें मिनी वियर पर ड्रैप की हुई एक बेहद ही खूबसूरत डार्क पिंक कलर की साड़ी पर गई, जिसमें छोटे छोटे हीरे चढ़े हुए थे। मॉल में महंगी लाइट्स में रिफ्लेक्शन में वह साड़ी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। ये से चमक रहा था खूबसूरती से चमक रही थी। साड़ी की डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह किसी फेमस डिज़ाइनर का मास्टरवर्क हो। अनय का दिल उस साड़ी पर आ गया। साड़ी तो वाकई में बेहद खूबसूरत थी ही, इसलिए दृष्टि ने उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई और वह साड़ी को एकटक डिटेल देखने लगी। पर जब दृष्टि का ध्यान साड़ी के प्राइस टैग पर गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। दृष्टि मन ही मन मॉल वालों को कोसते हुए बोली, ये मॉल वाले बेवकूफ़ है क्या, जो 3 करोड़ की साड़ियाँ मिनी वियर में पहना रखी है? भला 3 करोड़ की साड़ी कौन पहनाता है? ये अपनी पूरी ज़िंदगी में कपड़े खरीदूंगी ना तो भी 3 करोड़ तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगी कि तभी दृष्टि का ध्यान अनय पर गया। अनय को वो साड़ी की तरफ देख देख दृष्टि की आंखें बिल्कुल छोटी हो गई। वह अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए अनय की तरफ छोटी आंखों से घूरते हुए बोली, अनय, अब आप ये मत कहना कि आपको ये 3 करोड़ की साड़ी भी खरीदनी है। दृष्टि को आज अपने हस्बैंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वह क्या कर जाए, क्योंकि वह ऑलरेडी उसकी शॉपिंग देखकर काफ़ी शॉक थी। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बहुत ही कैजुअल बोला, ऑफ कोर्स वाइफी, मुझे साड़ी भी खरीदनी है। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, अनय, आप सच में पागल हो रहे हैं, आपको पता है ना, इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती और 3 करोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, नहीं पहनती थी तो क्या हुआ, अब पहनोगी? ये बोलकर वह उस खूबसूरत सी साड़ी को पैक करने के लिए बोल देता है। दृष्टि उसे रोकती रह जाती है और वह अनय उसकी एक नहीं सुनता। थोड़ी ही देर में अनय दृष्टि को लिए काफ़ी कुछ खरीद लेता है, जिसमें उसके लिए काफ़ी
फैशनेबल कपड़े, कुछ प्रीशियस ज्वेलरी भी थी। दृष्टि ऑफिस जाती थी, ऐसे में वह भारी भरकम गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरीज को उसे शादी से मिले थे वह नहीं पहन सकती थी। इसलिए अनन्या ने लाइट वेट ऑफिस फ्रेंडली प्लैटिनम और डायमंड ज्वेलरीज दृष्टि के लिए परचेज किए। बहुत बहुत सारे मीडियम हाइट की हील्स भी खरीदी, जिसमें एक एक की कीमत लाखों में थी। जब सारी शॉपिंग हो जाने के बाद अनय मॉल के मैनेजर को उनके मैंशन का एड्रेस दे देता है ताकि ये सब वहाँ पहुँचा दी जाए। वह बिल पे कर देता है और दृष्टि को लेकर वहाँ से जाने लगता है। दृष्टि अचरज भरी निगाहों से अनय को देख रही थी, जिसे आज पूरे मॉल को ही अपने सर पर उठा लिया था। तभी अनय के सामने किसी क्लाइंट का कॉल आ जाता है। कॉल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए वह थोड़ा साइड में जाकर कॉल अटेंड करने लगता है। दृष्टि वहीं पास में खड़ी थी। तभी दृष्टि की निगाहें सामने एक शख्स पर पड़ गई और अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं, उसका एक्स क्लासमेट रोहित बंसल था, जिसने अपना प्रपोजल रिजेक्ट होने पर दृष्टि को बहुत ह्यूमिलेट भी किया था। दृष्टि एक मिनट में पहचान गई थी कि ये लड़का उसका एक्स क्लासमेट रोहित बंसल है। वह उसे रिकग्नाइज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर बदकिस्मती से रोहित बंसल की निगाहें दृष्टि पर टिक जाती हैं। वह उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इन चंद सालों में दृष्टि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। खूबसूरत तो वह पहले से थी, पर अब उसकी खूबसूरती हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। दृष्टि ने आज एक रेड कलर की जॉर्जेट की बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे अनय ने ही उसके लिए पिक किया था। इस ड्रेस में दृष्टि की गोरी स्किन काफ़ी खूबसूरती से प्लांट हो रही थी, जो दृष्टि ने अपने एक हाथ में ग्रीन कलर का अनरेड की ब्रासलेट एमरल्ड की ब्रासलेट पहन रखी थी, जो उसकी फेयर स्किन पर काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रोहित बंसल ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतने सालों बाद वह दृष्टि को इस तरह से देखेगा। जब रोहित का ध्यान दृष्टि के गले पर गया तो वह काफ़ी शॉक्ड हो गया। दृष्टि ने अनय के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था और रोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि अब दृष्टि की शादी हो चुकी है। उसे लगा था दृष्टि का इनफर्टिलिटी इशू की वजह से कोई उससे शादी नहीं करेगा, पर उसका सोचना गलत था। इससे पहले कि दृष्टि अपना रास्ता बदल देती, रोहित दृष्टि के पास गया। रोहित भी इन बातों सालों में काफ़ी हैंडसम हो गया था। इस वक्त उसने वाइट शर्ट और ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी। पैरों में ब्लैक कलर की शाइनिंग शूज़ थे और कलाई पर एक्सपेंसिव वॉच। बाल जेल से सेट किए हुए थे। रोहित को अपनी तरफ आते देखकर दृष्टि की भौहें तन गई। रोहित उसके पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय दृष्टि। दृष्टि ने उसकी तरफ देखकर बहुत ही कैजुअल अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कर दिया। वह रोहित जैसे लड़के के हैंडशेक नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये तरीका अपनाया। दृष्टि जानती थी ये सही एटिकेट नहीं है, पर रोहित जैसे लोगों के लिए तो यह बिल्कुल ठीक था। दृष्टि समझ गई ये उसकी खूबसूरती रोहित को उससे बात करने के लिए मजबूर कर गई होगी, वरना जिस लड़के ने सालों पहले उसे कड़वी कड़वी बातें कही थी, वो अचानक फिर से उसके क्यों इंटरेस्ट लेने लगेगा। दृष्टि अब पहले से भी ज़्यादा फैशनेबल और खूबसूरत हो गई थी, जिसका अंदाज़ा रोहित को भी हो गया था। किसी अनजान लड़के को अपनी लेडी बॉस के पास आता देख अनय के बॉडीगार्ड रोहित और दृष्टि से दूर करने के लिए उसके करीब आने लगे। सारे बॉडीगार्ड्स अपने ड्रेस कोड वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर ब्लैक पैंट के साथ आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे। बॉडीगार्ड्स को देखकर रोहित समझ गया कि दृष्टि की शादी जिस इंसान से हुई है वो काफ़ी अमीर है। बॉडीगार्ड को अपने करीब आता देख रोहित के फेस पर एक हल्की स्माइल थी। दृष्टि वहाँ से किसी भी तरह से कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए अपने बॉडीगार्ड्स को रोक दिया। दृष्टि के इस एक्ट पर रोहित उसकी तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि तुमने अपने बॉडीगार्ड्स को रोका क्यों? आफ्टर ऑल मैं एक अजनबी लड़का हूँ, तुम्हें मुझसे खतरा तो हो सकता है। दृष्टि ने भी पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे किससे खतरा है और किससे नहीं ये मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो अगर मैं चाहती तो तुम मेरे सामने यूँ अपने दोनों पैरों पर खड़े नहीं होते। रोहित दृष्टि की डन हाइरेट सॉरी रोहित दृष्टि की इनडायरेक्ट धमकी समझ गया
उसके इस इनडायरेक्ट को देखकर रोहित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह मन ही मन बोला, इतने सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, वही एटीट्यूड, वही खूबसूरत। उफ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या खो दिया। पर बस अब और नहीं, तुम मुझे मिली हो, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि भगवान तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस लाना चाहता है। फिर वह अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, या यू आर राइट दृष्टि, देखो ना, हम मिले तो भी कब, फ्रेंडशिप डे वाले पर। हाँ। रोहित की बातें सुनकर दृष्टि की भौहें तन गई। वह समझ गई थी कि रोहित उसके साथ फिर से टच में आना चाहता है। रोहित अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए बोला, इसका तो एक ही मतलब है, हो सकता है भगवान हमें फिर से मिलाना चाहता है। फिर आपने आपको करेक्ट करते हुए बोला, आई मीन हमें फिर से एक अच्छा दोस्त बनाना चाहता हूँ। अनय के बॉडीगार्ड रोहित को बड़ी शिद्दत से घूर रहे थे। अगर दृष्टि उन्हें एक इशारा करती तो वो चिपकू लड़के को मॉल से बाहर ही फेंक देते। दृष्टि रोहित पर तंज कसते हुए बोली, ओह रियली, तुम दोस्ती के बारे में जानते भी क्या हो, और दोस्ती जैसे शब्द तुम जैसे लोगों के मुंह से सूट नहीं करता। अनय की बातों भी सब हो गई थी। वह कॉल डिस्कनेक्ट अने की बातें भी खत्म हो गई थी। वह कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस मुड़ा तो उसने सृष्टि के पास एक लड़का देखा। दृष्टि के पास उसकी भौहें एकदम से तन गई। वह अपने लंबे कदम बढ़ते हुए दृष्टि के पास आ गया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अने आज नेवी ब्लू कलर के वाइट कलर के 3 पीस सूट के कॉम्बिनेशन में बेहद डैशिंग लग रहा था। रोहित की निगाहें अब अनय पर गईं और वह काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया, क्योंकि अनय और उसका खूबसूरती के मामले में कोई मैच ही नहीं था। रोहित समझ गया था कि शख्स दृष्टि के हस्बैंड है, जो उसके कहीं ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग है। अनय दृष्टि की कमर पर हाथ डालकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी क्या हो रहा है यहाँ? दृष्टि ने एक नज़र रोहित की तरफ देखा और अनय से बोली, कुछ भी तो नहीं। अनय ने एक नज़र अपनी सर्द निगाहों से रोहित की तरफ देखा। इससे पहले की दृष्टि कुछ कहती, रोहित अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, हेलो, आई एम रोहित बंसल। दृष्टि और मैं कॉलेज के दौरान क्लासमेट्स थे और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। रोहित ने दोस्त शब्द पर काफ़ी जोर दिया, पर ऐसा करके वह यह जताने की कोशिश कर रहा था कि कभी दृष्टि और उसकी बॉन्ड काफ़ी अच्छी थी। अनय ने भी यह फील कर लिया। वह रोहित से हैंडशेक करते हुए बोला, हाय मिस्टर बंसल, मैं अनय सिंह रजावत, दृष्टि का हस्बैंड। अनय ने जानबूझकर हस्बैंड शब्द पर काफ़ी जोर दिया। अनय ने एक नज़र दृष्टि की तरफ देखा, जिसके फेस के एक्सप्रेशन से ही लग रहा था कि वह वहाँ पर रुकना नहीं चाहती। अनय रोहित की तरफ देखा और तरफ देखकर बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर बंसल, आई थिंक मेरी वाइफ काफ़ी थक चुकी है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। ये बोलकर वह सीधे दृष्टि को अपनी गोद में उठा लेता है। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय को देखती रह जाती है, क्योंकि वह उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं था। दृष्टि वैसे तो काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए उसने अनय की गर्दन में चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए और उसने सीने से अपना मुंह छिपा लिया। दृष्टि का अनय की बाहों में देखकर रोहित का दिल जल गया। इतने सालों बाद वह आज दृष्टि से मिला था। वह चाह रहा था कि कुछ देर और दृष्टि के साथ टाइम स्पेंड करे, पर अनय ने उसके ड्रीम्स को अपने पैरों तले बुरी तरह कुचल दिया। दृष्टि को अपनी बाहों में लेकर वह अपने घर की तरफ जाने लगा। इस दौरान अनय के बॉडीगार्ड्स उसे कवर किए हुए थे। अनय दृष्टि को लेकर अपनी कार में बैठ गया। दृष्टि अभी भी उसकी गोद में थी। वह काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही थी, इसलिए उसने अनय के सीने पर अपने चेहरा छिपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अनय अपने एक हाथ से दृष्टि को खुद को चिपकाए हुए था और अपने दूसरे हाथ से कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स रीड करने लगा। एम ओब्रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। विवेक अपने कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार प्रतीक बजाज की तरफ जा रहा था। वह ये सोचकर थोड़े टेंशन में था कि उस घटिया इंसान ने जीविका को अटैक के दौरान देख लिया होगा। उसे पता चल गया होगा कि जीविका उसकी वुड भी है। विवेक जीविका की सेफ्टी के लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था।
अपनी किसी भी तरह की दुश्मनी में वह अपनी जीविका को बीच में लाना नहीं चाहता था, पर प्रतीक बजाज बेहद ही घटिया आदमी था। एक बार अगर उसे किसी भी इंसान की कमजोरी पता चल जाए तो वह सीधे उसी पर वार करता था। विवेक समझ गया था कि अब उसे जीविका को सेफ्टी को लेकर कुछ ज़्यादा ही अलर्ट रहना होगा, और क्योंकि ये बात विवेक भी जानता था कि वह जीविका के लिए कुछ भी कर सकता है और प्रतीक बजाज इस बात का फ़ायदा न उठाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जीविका को एक फाइल में दिक्कत आ रही थी, इसलिए वह सीधे विवेक के कैबिन में आ गई। डोर पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए वह अपना छोटा सा सिर घुसाकर विवेक को झांक कर देखती है। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जीविका आहिस्ते से अंदर गई और कहने को तो वह एक इंटर्न थी, पर विवेक उसे काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर रहा था, क्योंकि वह फ्यूचर में जीविका को अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता था, ताकि वह अपनी होने वाली वाइफी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। पहली बार विवेक को यह अंदाज़ा नहीं हुआ कि जीविका उसके कैबिन में आई है। विवेक के फेस एक्सप्रेशन देखकर जीविका समझ गई कि वह किसी टेंशन में है। उसने रिमोट कंट्रोल उठाया और आहिस्ते से कैबिन का दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर अपनी फाइल्स को विवेक की डेस्क पर रखकर वह आहिस्ते से उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। विवेक एक नज़र जीविका के मासूम से चेहरे की तरफ देखता है। जीविका को इस क्यूट हरकत से विवेक की सारी टेंशन दूर हो जाती है। जीविका की इस क्यूट सी हरकत पर विवेक की सारी टेंशन दूर हो जाती है और वह अब उसके पास एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जीविका विवेक के एक गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोली, आप ऐसा क्या सोच रहे थे जो मेरे आने से आउट आपको नहीं आई? आई हट। विवेक जीविका के उस हाथ को अपने हाथ में लेकर उन्हें प्यार से चूमते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। तुम बताओ, क्या तुम्हें मेरी हेल्प ज़रूरत है? जीविका समझ गई कि विवेक उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। वह विवेक के चेहरे पर ध्यान से देखते हुए बोली, विवेक आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। जैसे ही विवेक के कानों में जीविका की आवाज़ पड़ी, वह हैरानी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, ये लड़की दिनों दिन कितनी स्मार्ट हो जाती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों का प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।